मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने इस बात का भरोसा दिलाया था। उद्धव गुट ने यहां अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया। इन्हें खिचड़ी घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली सीटों पर भी पेच फंसा है। कांग्रेस के नेता टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट ने कांग्रेस की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए सांगली सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिया। अब ऐसे में आशंका है कि यहां विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खटास दिख रही है, क्योंकि ये 3 सीटों का मामला नहीं है, आगे भी सीटों पर खटास देखने को मिल सकती है। संजय निरुपम तो बाकायदा अब मुखर हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। सही बात। काफी बयानबाजी भी वो कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहां, 5 साल घर पे बैठेंगे। अगर आपस में एक दूसरे का विश्वास हम अर्जित नहीं कर पाए और हमारे नेगोशिएशन टीम को आखिरकार बयान देना पड़ रहा है कि रीथिंक करें अपने फैसले पे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं ऐसा दिख रहा है। हाँ, अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एमवीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एमवीए को भी डुबाएंगे। मेरा तो मानना है कि अलायंस में नहीं रह के भी कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, लेकिन शायद अलायंस करना कांग्रेस के नेतृत्व की मजबूरी हो गई है और उस मजबूरी का नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी और भी कमजोर होती चली जा रही है। पूरे देश में ऐसा होता है, जब हम महाविकास आघाड़ी या किसी गठबंधन इंडिया में बैठते हैं तो सीट शेयरिंग के बारे में हर पार्टी अपना अपना दावा करती है, लेकिन हमारी बातचीत अब खत्म हो गई है। कांग्रेस के साथ बात नहीं हुई। मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँगा। महाविकास आघाड़ी में हमारी बातचीत लगभग खत्म हो गई है। और देखिए, अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित करेंगे। विकास आघाड़ी की बैठक पहले दिन से जब से तय हुई है तब से हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेकर काम करने का फैसला लिया हुआ था। हर बैठक में प्रकाश अंबेडकर जी या उनका कोई प्रतिनिधि आता था। महाविकास आघाड़ी की जो रैली मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में हुई, उसमें प्रकाश अंबेडकर जी ने भाषण भी दिया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आज जिस प्रकार उन्होंने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है, इससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने पीछे दरवाजे से कहीं बीजेपी की मदद करने का फैसला तो नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करने का फैसला तो नहीं लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह राज्य की जनता उनके ऊपर खड़ा कर रही है। क्योंकि यदि आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? क्यों वोटों का विभाजन हो रहा है? क्यों हम कमजोर हो रहे हैं? आपने ये कहा था कि हम बीजेपी को हराने के लिए आपका साथ देंगे, और आज अचानक आप मनोज जरांगे पाटिल से युति कर रहे हैं। कब आपकी बैठकें हो गई, कब आपकी बातचीत हो गई? आपने न तो कभी महाविकास आघाड़ी से इसके बारे में कोई जिक्र किया, न तो कोई चर्चा की। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। सारी 17 लोग विजयी होंगे, हमारी जो जीत होगी विशाल होगी, चुनाव चिन्ह मशाल है और महाविकास आघाड़ी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। नहीं, कोई विवाद नहीं है, संवाद ही है, और वो संवाद के माध्यम से खत्म भी हो जाएगा। हमारे तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं और विकास श्रीवास्तव इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। विकास, क्या सूरत हाल मुंबई में है इस समय? महाराष्ट्र की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है? उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं 3 सीटों पर, जहां पर बताया जा रहा था कि कांग्रेस को खड़े करने थे, वहां पर भी अपने उम्मीदवार शिवसेना ने खड़े कर दिए हैं। संजय निरुपम काफी मुखर हैं इस वक्त, क्या सिचुएशन है? देखिए, पहली लिस्ट क्या जारी हुई शिवसेना की तरफ से, इनकी अंदरूनी कला जो है खुलकर बाहर आ गई। नॉर्थ वेस्ट सीट की बात करूं तो इस पर जो था संघर्ष बना ही हुआ था कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में, क्योंकि संजय निरुपम लगातार अपने शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह कर रहे थे कि उस सीट पर वो लड़ना चाहते हैं, लिहाजा वो शिवसेना से बात करें, मतलब उद्धव ठाकरे से बात करें और ये तय करें कि यहाँ पर ये कांग्रेस की सीट है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस सीट शेयरिंग फॉर्मूला में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना प्रभुत्व बनाए रखा है, दबदबा बनाए रखा है और उनकी जितनी भी मनमाफिक सीट थी उस पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।
तो ये इसकी वजह से जो है अब कुछ नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। पहली कड़ी जो है वो शुरू होती है संजय निरुपम से, जो कि न सिर्फ उद्धव से नाराज हैं बल्कि अपने भी पार्टी से नाराज हैं कि कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है। और शुरू इसके से अलावा बताइएगा दूसरा कौन बड़ा कितनी झटका सीटें लगा। मांग रहा जी। था? महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट, उद्धव सेना, उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना, ये कितनी कितनी सीटों पर क्लेम कर रहे थे? जी, मोटे तौर पर इनमें एक समझौता हुआ था कि 22 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ेगी, 16 सीटों पर जो है वो कांग्रेस लड़ेगी और 10 सीटें दी जाएंगी एनसीपी के शरद पवार की एनसीपी को। तो ये तय हुआ और था। प्रकाश अंबेडकर को? लेकिन लड़ाई सिर्फ संख्या को लेकर नहीं थी, लड़ाई सीटों को लेकर भी थी, मनचाही सीटों को लेकर भी थी, जहां पर ये लोग आश्वस्त होना चाहते थे कि इनकी जीत तय है। अब जो नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट है, ये इस समय मौजूदा सांसद है वहां से शिवसेना के, और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने उस पर दावा ठोका। लेकिन संजय निरुपम, जो कि वहां पर काफी दिनों से कार्यरत हैं, वहां पर कांग्रेस के नेता के तौर पर वो काम करते रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा थी कि वो भी लड़े। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर सीधा कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने हो जाती हैं, तो ये जो अंदरूनी कलह है इनकी अब धीरे धीरे ये जो खुलकर मीटिंग चल बाहर रही आने लगी थी, है। अच्छा ये मीटिंग जो चल रही थी, ये फैसला हो गया, नंबर पर फैसला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर किस सीट पर कौन किस तरीके से खड़ा होगा, वो तो कह रहे हैं कि खिचड़ी चोर के लिए मैं अब आके कैसे चुनाव प्रचार करूंगा, तमाम तरीके की चीज़ें। एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं, फिर मेरे साथ में और बाकी रास्ते भी बड़े, तमाम चीज़ें हैं। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी आकर के इनको प्रॉमिस करके गए थे संजय निरुपम को यही वाली सीट, तो फिर बैठके हुई कैसे, किन नामों पर चर्चा हुई, किसने मोहर लगाई? देखिए, राहुल गांधी दिल्ली से सत्ता संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ निर्णय लिए जाते हैं महाराष्ट्र में, जो कि दूसरी दो पार्टियां, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो चाहे शरद पवार की एनसीपी की हो, ये लोग जो निर्णय लेते हैं वो महाराष्ट्र में बैठकर लेते हैं। कांग्रेस को सत्ता चलाना है दिल्ली में बैठकर, यहाँ पर घालमेल हो जाता है। यहाँ पर जब मीटिंग्स इनकी होती थी उसमें राहुल गांधी कहीं मौजूद नहीं होते थे, मौजूद होते थे नाना पटोले और उद्धव ठाकरे और शरद पवार। ये बखूबी जानते हैं, क्योंकि चूंकि पास उनके पास संख्या बल ज्यादा है, उनके एमपी की संख्या ज्यादा है इस समय मौजूदा, तो इसीलिए उनके बार्गेनिंग पावर अच्छे हैं, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अच्छी है। और इसी वजह से जब ये लोग बैठते थे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कम पड़ जाती थी। कांग्रेस का इस समय महाराष्ट्र में एक भी एमपी नहीं है, इकलौता एमपी था चंद्रपुर से, उसकी मृत्यु के बाद वो सीट खाली हो गई, और इसी वजह से बार्गेनिंग कैपेसिटी कांग्रेस की एकदम खत्म सी हो गई थी। कांग्रेस महाराष्ट्र में शून्य पर आ गई थी, और यही नतीजा हुआ कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की एनसीपी, इन्होंने सीट शेयरिंग में अपना दबदबा दिखाया और मनचाही सीटें जो वो चाहते थे उस पर अपने उम्मीदवार खड़े करने में कामयाब हो गए, और यही नाराजगी है संजय निरुपम की। जी चलिए आलोक जी, जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है महाविकास अघाड़ी में इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या सूरत आप आगे देखते हैं? किस तरह की और मुश्किलें आएंगी अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, या सिर्फ जो मकामी नेता हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो संजय निरुपम हो या और लोग हों, सिर्फ वो कुछ दिन तक बोलेंगे और फिर शांत हो जाएंगे? फैसला सब कुछ हो चुका है पहले ही ऊपर। देखिए अबुल जी, एक बार फिर से मतलब बहुत ही दुख भी होता है मुझे, तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने जैसे सचिन पायलट को धोखा दिया 5 साल, उससे बड़ा धोखा इनको निरुपम, हाँ संजय निरुपम को दिया गया। तो मतलब अब देखिए, संजय निरुपम को हम जब से जानते हैं, वो पत्रकार थे कभी वो उत्तर बिहार के, और मैं तब से उनको जानता हूँ, नवार टाइम्स के संवाददाता भी रहे हैं, और उसके बाद शिवसेना के अखबार के प्रमुख थे। प्रेम शुक्ला से पहले संजय निरुपम थे। ये उनके आने के बाद उद्धव ठाकरे तो कभी बर्दाश्त नहीं करते ना संजय निरुपम को। उत्तर भारतीय कांग्रेस को खड़ा करने में प्रदेश में, वहां पर मुंबई में उनको पहले अध्यक्ष भी रखा गया, सब कुछ किया गया। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पूरे अघाड़ी का आप जो कहें, असली जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं। वो आधा देते, मिलिंद देवड़ा तो उनसे ज्यादा क्लोज थे कभी, वो चले गए। अब संजय निरुपम पार्टी से जाए न जाए मैं ये नहीं कोई भविष्यवाणी करता, लेकिन संजय निरुपम का दुख और उनके जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो इस मुद्दे पर कैसे किसी तरह से होंगे। कल भी हम जब बात कर रहे थे, एक तरफ चाहे वो राज ठाकरे को लेकर नाराजगी, लेकिन संजय निरुपम बिहारी होने के नाते मूल रूप से वो एक संघर्षशील कांग्रेस के नेता रहे,
और उसके बाद क्योंकि वहां पर उत्तर भारतीयों की दृष्टि से कांग्रेस के पास, वरना भाई देखिए पृथ्वीराज चौहान है, वो शरद पवार से उनको वहां तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे, कांग्रेस का है क्या जो थोड़ा बहुत उनको कह सकते हैं कि लॉलीपॉप जैसे दिया जाता है। तो राहुल गांधी तो अफीम जैसे लोग खा लेते ना, उसके बाद कुछ बात करते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी या यूपी में कोई भांग खा करके करते हैं बड़े नेता भी। तो ये आज के जमाने के वो इस तरह के है कि नशे में क्या फैसला करते हैं, किसको वायदा करते हैं, फिर उसको धोखा देते हैं। राहुल गांधी का ये सबसे बड़े प्रमाण हर राज्य में मिल रहा है। आप मध्य प्रदेश देखे, यूपी देखे, राजस्थान देखे, जितने महाराष्ट्र देखे, यही तो दिल्ली की असम को सीसी में हो रहा है देखे। मैं इसलिए क्या बुराई करना, मुझे अफसोस होता है सचिन जी, मुझे यही बुराई मतलब हमें लगता है कि सामने दिखाई दे रहा है। आपने संजय निरुपम के लिए कि स्टैंड नहीं ले सकते थे, आपको कहना चाहिए था, लेकिन उनको क्या लगता है भैया किसी तरह से ले आओ, हमारा वो संख्या बल की बात नहीं है। कांग्रेस कितना, प्रतिभा पाटिल वहां की थी, यशवंत राव चौहान थे, मतलब कांग्रेस का गढ़ था एक समय में। वहां पर शंकर राव चौहान, अशोक चौहान तो वो अब भी चले गए। फिलहाल तो 10 जो या बड़े 12 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला अभी विकास ने बताया है। एक चीज और जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि सिटिंग एमपी वहां पर हैं। संजय निरुपम जिस सीट से अपना टिकट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से, वो शिवसेना की सिटिंग सीट है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अरविंद जी खासा मुश्किल रहा होगा, और शायद संजय निरुपम ये बात नहीं समझ रहे हैं। नहीं, हर कैंडिडेट, हर दावेदार अपना दावा करता है, लेकिन कुछ बहुत साफ सुथरे फॉर्मूले पे जब गठबंधन बनता है तो कुछ फॉर्मूलों पे बात होती है। सिटिंग का, नंबर 2 का, पिछली बार का परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसमें सिटिंग गेटिंग का तो फॉर्मूला बहुत सबसे एक नंबर पे है, और सिटिंग का रिप्लेसमेंट कोई करा ले, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन दूसरी पार्टी उसको रिप्लेस करा ले, ऐसा बहुत ही पक्के सद्भाव से होता है, बहुत बड़ा नाम कोई आने वाला होता है, या फिर उसका काम सब लोग रिकॉग्नाइज करें। उसी आंदोलन में वो आदमी लगा रहा है, उस आंदोलन की पकड़ आंदोलन बढ़ी है काफ़ी। तो ऐसी सीटों पे ही सिटिंग कैंडिडेट वाली पार्टी पर ये तो अपना खुद पूर्व शिव सैनिक रहे हैं। नहीं, और तो बीजेपी ने तो उससे सीटिंग काट दिए, तो सीटिंग काटा है बीजेपी ने, भूल रहे हैं आप। नहीं, बीजेपी सीटिंग ने तो 100 सब टिकट जगह काट कटता है, दिए। ऐसा नहीं है, लेकिन अलायंस में काटना, बिहार में कटा है। बिहार में तो नीतीश जी ने बीजेपी वाली सीट ली है, वो अपनी सीट छोड़ी है। फिर नीतीश जी ने तो और भी कमाल किया, नीतीश जी ने तो कुशवाहा की पार्टी के एक आदमी को तोड़ दिया अपने, और अपने पार्टी से उसको कैंडिडेट बना दिया। तो इसलिए वो अलग सिचुएशन है, लेकिन आम तौर पे सिटिंग एमपी वाली सीट निकालना, गठबंधन के लिए छोड़ना मुश्किल है। और जब 16-17 एमपीओं वाली पार्टी से आप अलायंस कर रहे हैं और आपके पास एक भी सिटिंग नहीं बचा हो, एक सिटिंग था वो भी खत्म हो गया, तो आप दब के ही अलायंस करेंगे, आप चढ़ के अलायंस नहीं कर सकते। नहीं, फिर उस आप पार्टी की दिक्कत ही, उस पार्टी की दिक्कत ये जरूर रही है। फिर ये तो कि अनहोली हो गया ना उसके सर। अंदर- फिर ये चीज़ अनहोली हो गई अजीत जी। अनहोली इसलिए हो गई कि आप सबसे बड़ी पार्टी, मेरे अम्ब्रेला के नीचे ही सब आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप जाएंगे तो आपकी बार्गेन पावर उतनी तो है नहीं जितनी क्षेत्रीय दलों की है। फिर वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। स्थिति इस तरीके की एम्बेरसमेंट वाली आती है। भाई असल में एक तरीके से कांग्रेस को आईना दिखाया जा रहा है, भले वो बिहार हो, भले ये अब महाराष्ट्र हो। देखो सचिन, क्या है कि हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, शिवसेना ने पिछली बार ये सीटें जीती थी बीजेपी के साथ गठबंधन में, और ये कांग्रेस के साथ पहली बार वो गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। ये जो महाविकास अघाड़ी बना है, ये 2019 में नहीं था। 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, स्वीप करा था दोनों पार्टियों ने, वहां पे एक हिंदुत्व की लहर थी। ये इस बार का चुनाव अलग है। तो मेरा मानना है कि शिवसेना को थोड़ा सा लचीलापन दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक नया गठबंधन बना है, नया प्रयोग हुआ है। जिस कांग्रेस को कोस कर शिवसेना बनी है, शिवसेना ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तब जाके शिवसेना बनी है। अब बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस की खिलाफत करी, तब वो वहां पे इस्टेब्लिश हुए। वो एक अलग बात है कि समय और राजनीति बदल गई है, और अब ये लोग एक हो गए हैं। तो अब इस नए जो महाविकास अघाड़ी, नए गठबंधन में शिवसेना को थोड़ा बहुत ये देखना होगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत कमजोर हो गया है, कांग्रेस कहीं ना कहीं एक
उस स्थिति में पहुंच गई है जहां पर उसको कोई भी छोटा मोटा दल भी थपड़िया दे रहा है मीन झापड़ मार दे रहा है। कहीं कोई चलिए इस पर भी अजीत जी इस पर भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे जिस बारे में आप बात कर रहे थे बाला साहब ठाकरे की, और बाला साहब ठाकरे की विरासत की भी बात करेंगे कि असली विरासत किसकी तरफ जाएगी। महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता का बड़ा जोर रहता है, वो जो एक वेव है वो किसको मिलेगी, वो लहर किसको मिलेगी, उद्धव ठाकरे को मिलेगी या शिवसेना शिंदे गुट को मिलेगी, इस पर भी बात करेंगे। सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीट शेयरिंग को लेकर। सैयद जवाद, बहुत ज्यादा बिल्कुल चुनाव शुरू हो चुका है और सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुरादाबाद और रामपुर की सीटों को लेकर कंफ्यूजन था। एक ही पार्टी के दो उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन करा दिया। अब यहां पर इतनी मीटिंग्स हो चुकी और उसके बावजूद भी अब जो लोकल लीडर हैं, जो लोकल नेता हैं, वो अब मुखर हो गए हैं। संजय निरुपम का हमने अभी थोड़ी देर पहले बयान भी सुनवाया था, और यहां तक वो कह रहे हैं कि उनके पास और भी विकल्प, और बिहार में भी यही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अबुल भाई और सचिन भाई आपका। और एक तरफ तो मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ये आकर के कह रहे थे और ये दावे कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ मैं इंडिया अलायंस को भी बहुत करीब से देख रहा हूँ और एनडीए अलायंस को भी देख रहा हूँ। इंडिया अलायंस के अंदर जितनी टिकट को लेकर के मारामारी है, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है। बहुत सी जगह कैंडिडेट की नाराजगी भी होगी, जिनका आप जिक्र कर रहे थे संजय निरुपम साहब। तो इससे एक तरफा ये पता चलता है कि जिस वोट बैंक को इंडिया अलायंस साधने की कोशिश कर रहा है, तो जितने भी नेता हैं वो भरोसा ये कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस एनडीए अलायंस से बहुत मजबूत है। तो एक सीट पे एक पार्टी से मियां दो को थोड़ा लड़वा दे।